मान लीजिए कि प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप पर कोई फंस गया है और हमें एक रेस्क्यू टीम भेजनी है। तो हम उन्हें क्या बताएंगे? जाओ और उस छोटे से द्वीप को ढूंढो। ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। बिल्कुल। हमें उन्हें एक सटीक पता देना होगा, एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स। एग्जैक्टली। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है, वो अदृश्य ग्रिड, वो काल्पनिक रेखाओं का जाल जो पूरी पृथ्वी को ढके हुए है और हमें किसी भी जगह का सटीक पता देता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे भूगोल की इन्हीं बुनियादी बातों को समझाते हैं, अक्षांश और देशांतर। पर हम सिर्फ परिभाषाओं पर नहीं रुकेंगे। नहीं, हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिस्टम बना कैसे, ये काम कैसे करता है, और सबसे दिलचस्प बात कि कैसे इन लकीरों का सीधा रिश्ता समय से है। चलिए इस ग्लोबल एड्रेस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। सा मॉडल है, पर सवाल ये है कि क्या हमारी पृथ्वी वाकई एक परफेक्ट स्फेयर है, एक आदर्श गोला? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसका सीधा जवाब है नहीं। पृथ्वी एक आदर्श गोला बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखें तो ये ध्रुवों पर, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी सी चपटी है, और बीच से? और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई है। ये क्यों होता है? पृथ्वी के घूमने की वजह से। बिल्कुल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जैसे अगर हम एक पानी से भरे गुब्बारे को तेजी से घुमाएं तो वो बीच से फूल जाता है, बस वैसा ही। ओह, सही बात है। और ग्लोब इसी सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता है। और वो एक और बहुत जरूरी चीज दिखाता है, पृथ्वी की झुकी हुई धुरी, उसका टिल्टेड एक्सिस। हाँ, 23.5 डिग्री पर। सही। पृथ्वी सीधी नहीं बल्कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। ये हमारे ग्रह के जीवन का आधार है। ठीक है, तो हमारे पास ये थोड़ा चपटा झुका हुआ ग्लोब है। अब इस पर किसी जगह का पता कैसे लगाएं? मतलब शुरुआत कहाँ से करें? एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, है ना? हाँ, और भूगोलवेत्ताओं ने इसके लिए एक बहुत ही तार्किक शुरुआती बिंदु चुना, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, जो पृथ्वी को ठीक बीच से काटती है। हाँ, ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ये पृथ्वी का सबसे चौड़ा हिस्सा भी है, तो एक नेचुरल रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में बांट देती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल मेरे दिमाग में आया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि ज्यादातर रॉकेट लॉन्च साइट्स जैसे फ्रेंच गुयाना या भारत का श्रीहरिकोटा, ये सब भूमध्य रेखा के काफी पास है। इसका कोई कारण है? क्या बात है, आपने एक बहुत ही गहरे कनेक्शन को पकड़ लिया है। इसका सीधा लेना देना है। अच्छा। देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और उसकी घूमने की जो स्पीड है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। कितनी? लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब आप भूमध्य रेखा के पास से रॉकेट लॉन्च करते हैं तो पृथ्वी की ये गति रॉकेट को एक तरह का, आप कह सकते हैं, मुफ्त धक्का देती है। एक स्लिंगशॉट इफेक्ट जैसा। परफेक्ट। इससे रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में कम ईंधन खर्च करना पड़ता है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अंतरिक्ष में जाने का एक तरह से हाईवे है। वाह, ये तो कमाल की जानकारी है। तो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री हो गया, और इसके समानांतर जो और रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश या लैटिट्यूड्स कहते हैं। स्रोत में एक उदाहरण है कि भारत में चंद्रपुर और ब्राजील में बेलो हॉरिजॉन्टे, दोनों शहर लगभग 20 डिग्री अक्षांश पर हैं। पर सिर्फ 20 डिग्री कहना तो काफी नहीं है। सही पकड़ा, क्योंकि एक उत्तर में है, दूसरा दक्षिण में। इसीलिए हमें दिशा बतानी पड़ती है। चंद्रपुर भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 20 डिग्री एन पर है। और बेलो हॉरिजॉन्टे दक्षिण में है, इसलिए वो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 20 डिग्री एस पर है। सही। तो एन और एस लगाना बहुत जरूरी है। और एक और बात, जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, इन अक्षांश रेखाओं का घेरा छोटा होता जाता है। और ध्रुवों पर पहुंचकर तो बस एक बिंदु रह जाता होगा। हाँ, बिल्कुल एक बिंदु। अब बात और भी दिलचस्प हो जाती है। भूमध्य रेखा के अलावा कुछ और अक्षांश रेखाएं भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जैसे 23.5 डिग्री उत्तर पर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण पर मकर रेखा, और 66.5 डिग्री उत्तर पर आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण पर अंटार्कटिक वृत्त। सवाल ये है कि ये 23.5 और 66.5 जैसे अजीब नंबर ही क्यों? कोई आसान गोल नंबर क्यों नहीं, 25 या 60 जैसा कुछ? इसका जवाब पृथ्वी के उसी झुकाव में छिपा है जिससे हमने बात शुरू की थी। ओह, वो 23.5 डिग्री वाला झुकाव। हाँ,
यह नंबर रैंडम नहीं है। कर्क और मकर रेखाएं वो सीमाएं हैं जहां तक सूरज की किरणें साल में कभी न कभी सीधी 90 डिग्री पर पड़ती हैं। 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। बिल्कुल। इन रेखाओं के पार सूरज की किरणें कभी भी सीधी सिर पर नहीं आती। तो ट्रॉपिक का मतलब टर्न या मोड़ से है। ये वो जगह है जहां से सूरज अपनी दिशा बदल लेता है। कमाल है। और इन्हीं रेखाओं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटिबंध या हीट जोन्स बनाए गए हैं। सही। ये काल्पनिक रेखाएं असल में पृथ्वी के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है वो उष्ण कटिबंध या टॉररिड जोन कहलाता है। टॉररिड मतलब बहुत गर्म? हाँ, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है, ये समझ आया। फिर आते हैं शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन्स। ये वो इलाके हैं जो कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच और मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच हैं। यहाँ सूरज की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। जैसे टॉर्च की रोशनी तिरछी करने पर फैल जाती हैं। बिल्कुल, वही रोशनी बड़े इलाके में फैल जाती है और उसकी तीव्रता कम हो जाती है। इसीलिए इन इलाकों में तापमान मध्यम रहता है, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी। और आखिर में शीत कटिबंध या फ्रिजिड जोन्स, ध्रुवों के पास। हाँ, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों और ध्रुवों के बीच हैं। यहाँ सूरज की किरणें बहुत ही ज्यादा तिरछी होती हैं, लगभग लेटी हुई। तो वहाँ बहुत ठंड होती है। बहुत ज्यादा। वहाँ सूरज कभी भी क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता। तो इन अक्षांश रेखाओं ने हमें किसी जगह की उत्तर दक्षिण स्थिति और वहां के मौसम का एक अंदाजा दे दिया। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नहीं। स्रोत एक और पहेली सामने रखते हैं। प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, 20 डिग्री दक्षिण। ऐसा चाहिए। और यहीं पर देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स की भूमिका आती है। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं। इन्हें याम्योत्तर या मेरिडियंस भी कहते हैं। अच्छा, तो ये ऊपर से नीचे आती हैं। हाँ, और अक्षांश रेखाओं के विपरीत जो अलग अलग लंबाई के वृत्त थे, देशांतर की सभी रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं और सबकी लंबाई बराबर होती है। एक मिनट, यहीं पर एक दिक्कत है। अक्षांश के लिए हमारे पास भूमध्य रेखा थी, एक नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट। पर अगर देशांतर की सारी रेखाएं बराबर हैं, तो फिर गिनती कहां से शुरू करें? 0 डिग्री कैसे माना जाए? हाँ, और इसे तय किसने किया? मुझे लगता है इसमें कोई राजनीतिक कहानी होगी। आपकी सोच बिल्कुल सही दिशा में है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चूंकि कोई प्राकृतिक शुरुआती बिंदु नहीं था, तो ये एक राजनीतिक और वैज्ञानिक सहमति का मामला बन गया। मतलब सब देशों को मिलकर तय करना पड़ा। हाँ, 1884 में वॉशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का दुनिया के समुद्री व्यापार पर दबदबा था और उनके जहाज ग्रीनविच लंदन में स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी के आधार पर बने नक्शों का इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने अपना सिस्टम सब पर लागू कर दिया। एक तरह से हाँ, दुनिया के 70% से ज्यादा जहाज पहले से ही ग्रीनविच को 0 डिग्री मान रहे थे। तो व्यावहारिक कारणों से सम्मेलन में ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया, जिसे हम प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। बिल्कुल। और इसी प्राइम मेरिडियन ने पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया। और हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गिनती करते हैं। हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की रेखाएं दो अलग अलग रेखाएं नहीं है। वो एक ही रेखा है। वो एक ही रेखा है जो ग्लोब पर प्राइम मेरिडियन के ठीक दूसरी तरफ है। तो अब हमारे पास पूरा पता है। अक्षांश जो उत्तर दक्षिण बताता है और देशांतर जो पूर्व पश्चिम, ये दोनों मिलकर एक ग्रिड बनाते हैं। हाँ, एक ग्लोबल एड्रेसिंग सिस्टम। जैसे स्रोत में असम के धुबरी का उदाहरण है। 26 डिग्री N अक्षांश और 90 डिग्री E देशांतर। तो हम ग्लोब पर वो बिंदु ढूंढ सकते हैं जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, और वही धुबरी की सटीक लोकेशन होगी। आपका जीपीएस भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। पर यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। हाँ, सबसे दिलचस्प मोड़। देशांतर सिर्फ लोकेशन के लिए नहीं है, इसका सीधा और गहरा संबंध समय से है। असल में समय को मानकीकृत करने की जरूरत नहीं, देशांतर की व्यवस्था को मजबूत किया। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है। इसका मतलब है कि जो जगहें ग्रीनविच से पूर्व में है, वहां सूरज पहले उगता है, तो उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। और जो पश्चिम में है, उनका समय पीछे होता है। सही। इसका गणित भी सीधा है।
पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। परफेक्ट। तो जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्व में स्थित किसी जगह पर 1 घंटा ज्यादा यानी दोपहर का 1 बजा होगा। और 15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटा कम यानी सुबह के 11 बजे होंगे। बस इसी तरह जब हम किसी से पूछते हैं आप कौन से टाइम जोन में हैं, तो हम असल में पूछ रहे होते हैं कि आपका देशांतर क्या है। लेकिन इससे एक और व्यावहारिक समस्या पैदा होती है। हाँ? भारत जैसे विशाल देश में जो लगभग 30 डिग्री देशांतर में फैला है, गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। बहुत बड़ा अंतर है। मतलब जब डिब्रूगढ़ में सूरज उग रहा होगा तो द्वारका में अभी भी अंधेरा होगा। अगर हर शहर अपना अपना लोकल टाइम इस्तेमाल करे तो ट्रेनें कैसे चलेंगी? कल्पना कीजिए उसकी औस की। एक ट्रेन दिल्ली से चली अपने लोकल टाइम के हिसाब से और उसे कलकत्ता पहुंचना है जहां का लोकल टाइम अलग है। टाइम टेबल बनाना ही नामुमकिन हो जाएगा। तो इसी समस्या को हल करने के लिए मानक समय या स्टैंडर्ड टाइम की अवधारणा आई। हाँ, जिसमें एक देश अपने बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा के समय को ही पूरे देश का आधिकारिक समय मान लेता है। एकदम सही। भारत ने 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट ई को अपना मानक यामियोत्तर चुना है। ये कहाँ से गुजरती है? ये लगभग प्रयागराज के पास से गुजरती है। इसी रेखा पर जो समय होता है वही पूरे देश की घड़ियों में होता है। इसे ही हम भारतीय मानक समय या IST कहते हैं। और यही वजह है कि IST ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हाँ, क्योंकि 82.5 डिग्री को जब हम 4 मिनट प्रति डिग्री से गुणा करते हैं तो 330 मिनट आते हैं, यानी 5.5 घंटे। क्रिकेट मैच का उदाहरण सबसे अच्छा है। अगर लंदन में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होता है तो हम यहाँ उसे शाम 7:30 बजे देखते हैं। क्योंकि हम समय में उनसे 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। और कुछ देश जो देशांतर में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, जैसे रूस, उनके लिए तो एक मानक समय से काम नहीं चलता होगा। बिल्कुल नहीं। रूस पूर्व से पश्चिम तक इतना विशाल है कि वहाँ 11 मानक समय हैं। 11? मतलब अगर आप रूस में एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रेन से सफर करें तो आपको अपनी घड़ी 11 बार बदलनी पड़ सकती है। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप मॉस्को से व्लादिवोस्तोक के लिए एक जूम कॉल शेड्यूल कर रहे हैं। ये एक लॉजिस्टिकल दुष्स्वप्न हो सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने ये समझा कि पृथ्वी एक झुका हुआ गोला है। इस पर किसी भी जगह का पता लगाने के लिए हम अक्षांश और देशांतर के एक अदृश्य ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है। नहीं, ये एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हमारी दुनिया चलती है। अक्षांश हमें जलवायु को समझने में मदद करता है और देशांतर ने हमें समय का एक वैश्विक मानक दिया जिसने आधुनिक व्यापार, यात्रा और संचार को संभव बनाया। इन अदृश्य रेखाओं के बिना हमारी आज की दुनिया जो इतनी जुड़ी हुई है शायद होती ही नहीं। ये वाकई भूगोल की एक बहुत ही सुंदर और तार्किक प्रणाली है। और यहाँ मैं एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हमने बात की कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही रेखा है। ये रेखा मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन का आधार है, जहां तारीख बदल जाती है। हाँ, यह दुनिया में एक ऐसी काल्पनिक जगह है जहां मंगलवार तुरंत बुधवार बन सकता है, सिर्फ एक रेखा को पार करके। आप सचमुच एक कदम में भविष्य में जा सकते हैं या अतीत में लौट सकते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। तो सवाल ये है, एक ऐसी रेखा का अस्तित्व जहां कैलेंडर की तारीख अचानक एक दिन बदल जाती है, उससे किस तरह की अजीब, तार्किक, कानूनी और व्यवहारिक चुनौतियां पैदा होती होंगी। सोचिए, अगर कोई बच्चा ठीक आधी रात को उस रेखा पर पैदा हो तो उसका जन्मदिन किस तारीख को माना जाएगा?